नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर के मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की एसएससी जीडी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हमने जो है 20 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का 1 से 20 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम जो है 20 फरवरी 2024 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। इसको भी हम 2 पार्ट में करेंगे, जैसा कि हमने जो है पहली शिफ्ट का किए थे। तो उसको हमने 2 पार्ट में किया था। पहले पार्ट में हमने 1 से 10 तक के क्वेश्चन कर लिए थे और दूसरे पार्ट में हमने जो है 11 से 20 तक के क्वेश्चन किए थे। तो सेम इसी प्रकार से हम इसको भी 2 पार्ट में करेंगे। आज हम पहले पार्ट में 1 से 10 तक के क्वेश्चन करेंगे और जितना भी बच जाएगा उसको हम दूसरे पार्ट में कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा गया है, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देने के बाद, यानी छूट देता है, छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो व्यापारी को व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अंकित मूल्य। फिर लिखेंगे, उसके बाद हम विक्रय मूल्य लिखेंगे। विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आप लोगों को पता होगा कि जो चीज़ खरीदी जाती है जिस मूल्य पर, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और जो किसी प्रोडक्ट पर अंकित होता है मूल्य, उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं, यानी मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस एमपी से इसे दर्शाते हैं। इसे हम क्रय मूल्य को सीपी से दर्शाते हैं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और एमपी मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस एमपी। और ये सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर हम किसी सामान को बेचते हैं उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी विक्रय मूल्य कहते हैं, एसपी। ओके, तो ये हमारा एक रेशियो बन गया। तो अब इसी में जो है हम मान लेते हैं हम सीपी को 100। इसमें कहा गया है यानी क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य को 50% बढ़ा देता है। तो इसको हम मान लेते हैं 100, यानी 100% था। तो इसमें जो है 50% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 150 हो गया। और कहा गया है कि 20% की छूट देता है। तो 20% की छूट किस पर देगा, सीपी पे देगा या एमपी पे देगा। तो हमेशा जो है ये एमपी पे देगा, ये इस पर छूट देता है, कितना, 20%। तो 150 का 20% हम निकालेंगे। तो 150 का 20% निकालेंगे। अगर हम 20% निकालेंगे तो फिर हमें जो है इसमें से घटाना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट 100 में से 20 घटा दे रहे हैं, तो 80% हम डायरेक्ट निकाल देंगे। तो 80% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अट्ठे 120। तो छूट देने के बाद यानी सेलिंग प्राइस यानी 120 पर बेचता है। 15 अट्ठे 120 आएगा, तो यहाँ पर 120 लिखेंगे। इस मूल्य पर यानी 20% छूट देने के बाद इतना होता है। तो इस मूल्य पर वो बेचता है, लेकिन फिर भी उसे लाभ होता है। लेकिन कितने प्रतिशत का लाभ होता है वो हमें निकालना है। तो पहले 100 में ख़रीदा और 120 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, 20 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पर हम निकालेंगे प्रतिशत। 100 में लिया और 20 में बेचा, तो हमारा निकल कर आ गया 20। इसको लाभ हुआ किस पे, 100 पे, गुणे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 20% आ गया। ओके, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें कहा गया है 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या कितनी है। तो हटाई गई संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो संख्या निकालने के लिए बराबर लगाएंगे और लिखेंगे पहले ओल्ड नंबर यानी ओल्ड एवरेज माइनस करेंगे, कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। तो नंबर माइनस यानी एक संख्या कम हो रही है यानी हटाई जा रही है, तो 1 माइनस करेंगे और जितनी हटाई जा रही है उतने से भाग दे देंगे। और एवरेज डिफरेंस ले लेंगे, एवरेज डिफरेंस यानी दोनों को घटाकर एवरेज को। तो अगर पहले ज़्यादा थी और कम हो रही है तो माइनस आ जाएगा, और पहले कम थी अगर ज़्यादा हो रही है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये इसका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले में रख देंगे। तो पहले हमारा जो है एवरेज कितना था, पहले हमारा 32 था, माइनस लगाएंगे, संख्याएं कितनी हैं, 5, 1 हटाई जा रही है, 1 माइनस करेंगे और 1 से भाग दे देंगे। एवरेज डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस तो रहेगा ही, क्योंकि पहले ज़्यादा थी फिर कम हो रही है, तो ये माइनस रहेगा।
तो 32 में से 28 घटा देंगे, 28 घटा देंगे, 12 में से 8 गए, 8 4 12, यह 4 आ जाएगा, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, तो अब सॉल्व करेंगे। 32 माइनस ये 5 में से 1 जाएंगे 4, और 1 से भाग देंगे तो वो 4 ही रहेगा, 4 आ जाएगा, गुणे ये -4। अब इसको सॉल्व करेंगे। 32 ये माइनस और माइनस, और ये माइनस इसका जो है एक तरीका होता है, अब एक बार देख लीजिए। माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, और माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, और प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है। ये तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप जो है सरलीकरण या गुणा भाग आसानी से कर सकेंगे। तो 32 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16। अब इसको जोड़ेंगे, 32 और 16 जोड़ेंगे, 6 2 8 और 3 1 4, 48। तो ये हमारी हटाई गई संख्या आ जाएगी। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याएं, यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो खुद से कटे या तो 1 से कटे, अन्य किसी संख्या से ना कटे, वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे देखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याएं लिख लेनी होती है। तो 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर होती है हमारी 17, फिर उसके बाद होती है 19, फिर 23, फिर 29, फिर लास्ट में 31। यानी 32 से पहले इतनी सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ओके, अब इन सभी को जो है इन सभी का औसत हमें निकालना है। औसत निकालने के लिए जितनी भी संख्याएं रहें उसको जोड़ लो, उस जितनी भी संख्याएं रहें उससे भाग दे दो। यानी जितनी भी संख्याएं रहें उन सभी को जोड़ना है, और जितनी संख्याएं टोटल रहें उनको यानी भाग कर देना, उस संख्या से भाग कर देना है। तो औसत बराबर औसत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल संख्याएं कितनी हैं? 11। तो 11 से भाग दे देंगे। तो अब इसको जोड़ेंगे, 9 1 10, 10 3 13, और 13 9 22, 22 7, 22 7 हो गया, 29, 22 7 29, 29 3 32, 32 1 33, 33 7, 33 7, 37 7 40, 40 5 45, 45 5, इन दोनों को जोड़ेंगे 50, 50 के 0 आ जाएंगे। ओके, उसके बाद 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 11 5 17, 11 और 5 16, 160, 160/11। ओके, इतना हमारा आ जाएगा 160/11। अब इसको हम 160 में 11 से भाग देंगे, यहाँ पर साइड में भाग दे लेते हैं। 160 भागी 11, तो 11 एकम 11, 11 5, 16 आ जाएगा। 11 16 में से 11 जाएंगे, 5 आ जाएगा, 0 निकलेगा। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 घटाएंगे, ये 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पर अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 60 आ जाएगा। तो 11 पचे 55, 5 आएगा, 0, 11 चौक 44। तो इसका आंसर आ जाएगा 14.54। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 14.54, इसका औसत निकल कर आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे, सभी को जोड़ेंगे, और जितनी भी अभाज्य संख्याएं रहें उससे जो है भाग दे देना है। तो जितना भी आए वही हमारा औसत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोला गया है 3 नोटबुक और 6 पेन का क्रय मूल्य 3000 रुपये है। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा? तो चलिए करते हैं। तो इसमें कहा गया 3 नोटबुक और 6 पेन। तो 3 नोटबुक को हम NB लिख ले रहे हैं, 3 नोटबुक प्लस 6 पेन को हम P लिख ले रहे हैं। तो कितने में खरीदता है? 3000 रुपये में, 3000 रुपये में खरीदता है। अब बोल रहा है उतने ही पैसे में, यानी 3000 रुपये में ही कितना जो एक नोटबुक खरीदता है, 1 नोटबुक प्लस
12 पेन खरीदता है, 12 पेन खरीदता है 3000 में, 3000 रुपये में। ओके, ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसमें से हमें क्या बोला है कि जो है राजू 15 पेन खरीदना चाहता है। तो 15 पेन खरीदना चाहता है तो हमें पेन की संख्या, पहले एक पेन की संख्या निकालनी होगी। ओके, तभी हम जो है उसको जो है 15 पेन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो पहले हम एक पेन की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हमें नोटबुक को बराबर करना होगा, क्योंकि नोटबुक को हमें कैंसिल आउट करना है, तभी जाकर जो है एक पेन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो नोटबुक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है तो इसको भी हमें 3 बनाना पड़ेगा। तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 3 से गुणा होगा, ये भी 3 से, और ये भी 3 से गुणा होगा। तो गुणा कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसी को हम लिख ले रहे हैं, 3 एकम 3, 3 नोटबुक, और फिर इसको गुणा करेंगे 12 में, प्लस लगाएंगे, बढ़ती हैं 36 पेन बराबर 3 तरीका 9000। ओके, अब इसको हम बाद में लिख ले रहे हैं क्योंकि घटाना है। 3 नोटबुक 6 पेन और 3000, 3 नोटबुक प्लस 6 पेन बराबर 3000 में। ओके, अब जो है घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें चिन्ह बदलना पड़ता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता। तो जो भी रहेगा यहाँ पर नीचे में उसका विपरीत यहाँ पर चिन्ह लगेगा। ओके, तो अब ये प्लस है, यहाँ पर माइनस हो गया। अब इस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है, इस प्लस से भी हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम इस प्लस से इस प्लस का ध्यान, मतलब इस चिन्ह का ध्यान देंगे। तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी घट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब 36 में से 6 घटाएंगे, 30 आ जाएगा, 30 पेन बराबर 9000 में से 3000 जाएंगे, कितना बचेगा 6000। ओके, तो अब एक पेन की वैल्यू निकालनी है तो P बराबर 30 को इधर हम 6000 में भाग देंगे, 6000 भागे 30, क्योंकि गुणा में है, गुणा में रहता है तो भाग में आ जाता है। ओके, अब भाग देंगे 30 से, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे 2 बार में, कितना आ जाएगा 2 और डबल 0 यानी 200। तो एक पेन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, एक पेन की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई 200, 200 रुपये। तो बोला है कि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो एक पेन की वैल्यू 200, तो राजू को निकालना है, राजू को भुगतान करना पड़ेगा 200 गुणे 15 पेन खरीदना चाहता है ना, तो 15 दूना 30, 2 0 और लग जाएंगे, यानी 3000 रुपये उसको भुगतान करना पड़ेगा। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि विद्यार्थी की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 यानी 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें HCF निकालना होता है। जैसा कि 1003 और 2703 दिया है, इन दोनों का हमें HCF निकालना होता है। तो संख्याएं क्या हैं, 1003 और 2703। तो आप लोगों को पता होगा HCF निकालने के लिए हमें इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड को तोड़ना होता है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होता है, और उसके बाद जो संख्याएं कॉमन मिलती हैं वही हमारा HCF हो जाता है। तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याएं पता करनी होती हैं। तो हम इसको जो है अभाज्य संख्याएं पता करने के लिए सबसे बेटर है कि ऑप्शन से हम पता कर लें। तो ऑप्शन दिया है 17, 33, 19 और 29, ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन से हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम किसी भी संख्या से 1003 या इसमें से किसी भी संख्या को उठा लेते हैं। तो मान लीजिए 1003 ये छोटी संख्या है, इसको उठा लेते हैं 1003। अब इसमें हम भाग देंगे, जिस भी संख्या से पूरी तरीके से ये भाग चला जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 19 से पहले भाग देंगे, 19 से भाग देते हैं, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 3 57, 19 चौक 76, 19 पंचे 95, 5 बार में काटेंगे 95, ये कितना आ जाएगा 5, ये एक बचेगा, सॉरी एक नहीं बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 53 आ जाएगा। तो ये 53 19 से नहीं कटेगा, तो इसलिए 19 हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हम 29 से चेक कर लेते हैं। 29 से 1003 को 29 से चेक करेंगे तो 29 दूना 9 दूनी 18, 2 9 18, 2 दूना 4, 1 5, 58 आ जाएगा, लेकिन 3 बार जाएगा, 3 बार 3 3 9 27, 3 दूना 6, 6 2 8, 29 3 87, घटाएंगे 3 आएगा, ये एक बचेगा 133, फिर कितनी बार जाएगा
ये 4 बार जाएगा। 4 9 36, 4 दूना 8, 8 3 11, ये आ जाएगा 13 में 6 गए 7, और ये 1 बच जाएगा, यही 17। तो 17 भी हमारा 29 से नहीं कटेगा, यानी कम है, इसलिए 29 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से हम अगला चेक कर लेते हैं। 1003 में भाग देते हैं 33 से। तो 33 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 33 3 99, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9 99, 1 बचेगा, ये आ जाएगा 13। तो इसमें भी 13 शेष बच गया, तो 33 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ये लास्ट में हमारा 17 बचा है, तो ये हमारा आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, 17 हमारा आंसर हो सकता है, यानी हो जाएगा। तो अगर आप करना चाहें तो इसको HCF निकाल सकते हैं। 17 से भाग देंगे 1003 में, तो 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 17 5 85, 17 छक्का 102, 17 5 85, यानी 85 बार जाएगा। 85 घटाएंगे 5 आएगा, ये 9 बचा है, एक उतरेगा, यहाँ पर 3 है, ये 3 यहाँ पर उतर जाएगा। फिर भाग देंगे 17 9 153, यानी 9 बार में कट जाएगा। तो यानी 17 से ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो इसलिए तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, यानी अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 59। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पर, ये 17 गुणे 59, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 2703 को भी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना है, तो एक तो हमारा 17 होगा ही, क्योंकि इससे ये हमारा आंसर है, इसलिए 17 इसमें भी होगा। आप ये कन्फर्म मान लीजिए। तो ये 17 गुणे ये आ जाएगा 53 गुणे 3, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो इतना आएगा। तो आप जो है HCF में क्या होता है, HCF में वह संख्याएं हमें चुननी होती है जो संख्याएं दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या है 17, तो 17 दोनों में है, तो इसका HCF बराबर आ जाएगा 17। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 17। ओके, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पहली रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय। तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है, 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो वो एक खंभे को पार कर रही है, तो वो अपनी ही दूरी को तय करेगी, यानी अपनी लंबाई को ही, यानी उसकी लंबाई ही उसकी दूरी हो जाएगी। तो 384 बटे समय कितना है, 12 सेकंड। तो 12 से काटेंगे, बढ़ती यहीं 36, 2 बचा, 12 दूनी 24, यानी 32 मीटर पर सेकंड में ये उसको खंभे को पार कर लेगी, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। ओके, तो अब दोनों की स्पीड निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जो है विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं। तो चलिए अब दोनों की स्पीड हम साथ में निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो दूरी हमें जो है उसकी लंबाई कितनी है, 384, वही उसकी दूरी हो जाएगी। तो दो ट्रेनें हैं, समान लंबाई की हैं, तो जितने भी यात्रा यानी दूरी तय करेंगी वो आप अपनी लंबाई को ही तय करेंगी। तो 384 प्लस 384, तो 384 मीटर की एक ट्रेन है और दूसरी 384 मीटर की वो भी ट्रेन है, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि समान लंबाई की दोनों ट्रेनें हैं। तो ये ट्रेन इसकी लंबाई को पूरी तय करेगी, यानी इतनी दूरी तय करेगी, और ये वाली इसकी लंबाई को पूरी पार करेगी, तो ये इसकी दूरी हो जाएगी। ओके, तो टोटल जो है कितना समय लग रहा है दोनों को पार करने में, 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड का समय लग रहा है। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 4 8, 8 8 16 के 6, 3 3 6 1 7, तो 768 बटे 12। तो भाग देंगे, बरछंग 72, बरछंग 72, और कितने बचे, 4, बरचौक 48, यानी 64 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरे को पार करने की चाल क्या है, 64 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों की चाल आ गई, और ये सिंगल, ये पहली ट्रेन की चाल है, ये ट्रेन नंबर 1, और दूसरी ट्रेन की क्या हो जाएगी चाल नंबर, यानी ट्रेन नंबर 2 की। तो चाल हो जाएगी ये 64 में से हम 64 में से घटा देंगे 32 को, तो हमारी दूसरी ट्रेन की चाल आ जाएगी। तो 4 में से 2 गए 2, और 6 में से 3 गए 3,
तो ये 32 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये दूसरी ट्रेन की चाल आ जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमारी आ गई 32 मीटर पर सेकंड। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कहा गया है यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो लिखेंगे 6 पेन का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, 6 पेन का CP बराबर है 5 पेन के विक्रय मूल्य के यानी सेलिंग प्राइस के SP के। तो इन दोनों का CP और SP का रेशियो हम निकालेंगे। तो CP को इधर ही रहने देंगे, SP को इसके नीचे लाएंगे, गुणा में है भाग में आ जाएगा, SP बराबर ये 5, अब ये गुणा में है इधर भाग में आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, तो अब इसको जो है CP हमारा कितना है 5 और SP यानी क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य हमारा 6 हो गया। तो 5 से 1 बढ़ गया, 1 प्लस हो गया, तो 1 की बढ़त हुई किस पे, 5 पे, गुणे में प्रतिशत बनाएंगे 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। तो काटेंगे 5 दूना 10, 20 पंचे 100, तो कितना आ जाएगा 20%। तो 20% का क्या हुआ, लाभ या हानि, तो यहाँ प्लस है तो इसका मतलब लाभ हो गया इसको। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्लस में क्यों है, क्योंकि जो है CP यानी ख़रीदा था 5 में और बेचा है 6 में, यानी ज़्यादा का बेचा है तो हमें लाभ होगा, अगर कम में बेचा होता तो हानि होती। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, यानी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बेलन का निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया है पहले ये लिख लेते हैं। हमें दिया है आधार की त्रिज्या यानी रेडियस दिया है 70 सेंटीमीटर, और क्या दिया है ऊंचाई हमारा दिया है h कितना 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे हमको पता है, यानी क्वेश्चन में दिया है, तो हमें निकालना क्या है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है लिख लेते हैं। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRh। क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRh। तो इसी में हम इसको रख देंगे इस वैल्यू को। तो लिखेंगे 2π की जगह पे हम क्या लिखेंगे 22/7 इसका वैल्यू होता है यानी मान होता है, गुणे r का मान हमें 70 दिया है, h का मान 14 दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे 7 से, ये 10 बार में कट जाएगा 70। अब गुणा कर लेंगे 22 दूना 44 गुणे 14 गुणे 10। अब इसको गुणा करेंगे 14 चौको 56, 14 चौको 56, 56 5 6 5 11, ये 61, तो ये 61 आ जाएगा। अब गुणे 10 करेंगे तो ये 0 लग जाएगा यहाँ पर। ओके, तो इन सभी को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 6160, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर यही हमारा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कहा गया है एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपये है, यदि लाभ 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। तो एक मेज का विक्रय मूल्य कितना है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, SP हमारा हो जाएगा 6875 जो कि क्वेश्चन में दिया है। और इस पर कह रहा है यदि लाभ 25% है तो 25% लाभ, तो 25% लाभ है, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। 25 को कितना लिखेंगे 1/25 चौका 100 4, 1/4 आ गया। तो 4 से हमारा कितना हो जाएगा 5, ये रेशियो में 4 से 1 बढ़ के 5 लाभ हो रहा है, तो 4 से 5 हो जाएगा। तो ये हमारा CP हो जाएगा, CP हमारा कितना हो जाएगा 4, यानी CP ये हमारा SP हो जाएगा यानी सेलिंग प्राइस। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितना दिया है 6875, इसको हम काटेंगे 6875, ये 5 रेशियो की वैल्यू है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 एकम 5, काटेंगे 5 एकम 5, 1 आ गया 18, 5 3 15, 3 बचा 37 हो गया, 5 7 35, 2 बचा 5 5 25, तो 1375, ये 1 रेशियो की वैल्यू आ गई। तो ये SP की वैल्यू है, तो इसी 1 रेशियो की वैल्यू को हमें इस 4 में गुणा कर देना है। तो 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा, तो
CP की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 × 13,000 यानी 1375 यानी 4×5 = 20, 4×7 = 28, 28×2 = 30 और 4×3 = 12, 12×3 = 15, 4×1 = 4, 4×1 = 5, 5,500 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, तो ये मैं बताना था। तो मेज़ का क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 5,500। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें कहा गया है किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए, यानी क्या होगी। तो हमें रेट बतानी है, दर यानी इसको हम R से दर्शाते हैं रेट को, तो हमें यही पता करना है। तो हमारा जो है फार्मूला क्या होता है SI का, SI बराबर होता है P × R × T बटे 100। ओके, ये हमारा फार्मूला होता है। तो कहा गया है किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज। तो हम अपना जो है धनराशि मान लेते हैं कोई x, माना धनराशि x, धनराशि इसको हम x मान लेते हैं, यानी P बराबर x। ओके, P को हम x मान लेते हैं। तो कहा गया है उस धनराशि का 2/5 है, यानी साधारण ब्याज। तो बोला है कि साधारण ब्याज उस धनराशि का, यानी इस धनराशि का 2/5 है। तो साधारण ब्याज इस धनराशि का, धनराशि क्या है x, इस धनराशि का 2/5 है साधारण ब्याज। SI x उस धनराशि का 2/5 है। तो P कितना है, x माने हैं, R हमें निकालना है और टाइम कितना दिया है 5 वर्ष, 5 वर्ष टाइम दिया है × 100। अब इसी को सॉल्व करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से 5 दूना 10, 20 बार में, 5 से ये 4 बार में, तो ये 4 से ये गुणा होगा, 4 दूना 8। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 4 × 2 = 8%। ये हमारा रेट हो गया, कितना हो गया 8%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वार्षिक ब्याज की दर पूछा है, यानी रेट ही पूछा है, तो रेट हमारा निकल कर आ जाएगा 8%। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज हमने जो है 20 फरवरी 2024 के सेकेंड शिफ्ट का 1 से 10 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे के क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में करेंगे। ये था हमारा पहला पार्ट, यानी सेकेंड शिफ्ट का पहला पार्ट। इसके आगे के क्वेश्चन को हम दूसरे पार्ट में कर लेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।